Hello everyone. So today we are going to start chapter Biotechnology and its applications of class 12th biology. तो ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसको मैं जो है आप एनसीईआरटी से साथ के साथ रीड करते रहना। मैं हालांकि एनसीईआरटी के अंदर से ही सारा आपको समझाऊंगी, लेकिन मैं अपने सेपरेट नोट्स से आपको बताऊंगी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ वेरिड एप्लीकेशन सम ऑफ विच, मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मतलब ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे मतलब एक मतलब काम जो नाम एक और काम अनेक, शायद आपने ये मुहावरा कभी सुना हो। तो मतलब कुछ ऐसी ये एप्लीकेशंस मतलब पोजेस करती हैं बहुत सारी। इसमें सबसे पहले हमारे पास थेरापेटिक्स होती है। थेरापेटिक्स का क्या मतलब है कि मतलब हीलिंग प्रोसेस में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। डायग्नोस्टिक्स होता है कि भाई कोई डिसीज हो गई, आपको उसका जो है पता लगाना। तीसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर, मतलब एग्रीकल्चर की जो है फील्ड में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का उत्पादन करना, ये बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैसी होती है कि भाई जो अगर पीछे कोई ऐसी हमारे पास क्रॉप है, उसका मॉडिफाइड वर्जन, उससे बेटर क्वालिटी में, क्वांटिटी में, जैसे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोसेस्ड फूड, जो प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं उसमें भी, और वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी, बायो रेमिडिएशंस के लिए भी। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे 3 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। वो कौन सी थी? सबसे पहला जिसमें क्या है, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट एज इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, कि ये बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड कर सके, मतलब इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के तौर पे। जैसे कि यूजुअली हम क्या मान सकते हैं, कोई माइक्रोब हो सकता है या फिर वो कोई प्योर एंजाइम भी हो सकता है। दूसरा कि भाई एक ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट की जाए इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है, ताकि जो कैटलिस्ट हमने पीछे प्रोवाइड किए हैं उनको एक बेस्ट इन्वायरमेंट मिल सके, मतलब कि वो अच्छे से एक्ट कर सके। उसके लिए हमें ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करानी है। तीसरा होता है कि भाई डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये किस लिए है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या प्रोटीन हमारे पास आए उनको प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर कौन सी है कि भाई फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज की जा सके, उसमें बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करके कैसे कैसे वे से। भाई पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा है ऑर्गेनिक खेती करें हम, तीसरा है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे इस पैरा में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बता रखा है, जिसको मैं ब्रीफ में बताती हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग फूड सप्लाई बिकॉज ऑफ, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हो गया था, जो फूड सप्लाई थी उस में इंक्रीजमेंट आ गया था, ठीक है। पहले क्या था कि भाई फूड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती थी, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें थी, काम था, उसका सप्लाई नहीं हो पा रहा था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा टाइम था, मतलब ऐसे ही ये जो है सक्सीड कर दिया इसने कि जो फूड की सप्लाई है उसमें एकदम से हाइप बन गई। किसके, मतलब इसके भी भाई कुछ वो रहे थे कि इन टर्म्स पे ऐसा कैसे इंक्रीज हो गया, एकदम से तो नहीं होता, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस एक्शंस में या फिर हमारी टेक्नोलॉजी में या फिर जो है प्लान्स में आई होंगी, तभी तो ग्रीन, मतलब इसका पूरा रेवोल्यूशन नाम हो गया, ठीक है। तो क्या था, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, मतलब कि इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज का यूज किया। इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज से क्या मतलब है कि भाई देखो, क्रॉप जैसे कि एक अनाज का एग्जाम्पल लेते हैं, हम वीट का लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वीट एक मतलब आप खाते हो सिर्फ उसी वही वैरायटी एक अवेलेबल है पूरे मार्केट में या इंडिया में। बहुत सी ऐसी वैरायटीज हैं, वीट की भी अलग अलग वैरायटीज हैं। तो हो सकता है कि भाई जो मतलब जिसका इंटेक हम करते हो वो थोड़ी लो जो है उसकी हो, इम्प्रूव्ड वैरायटी की। लेकिन मतलब आप देखोगे कि प्रीमिटिव से लेके, मतलब प्रीमिटिव होता है बहुत पुराने वाले, प्रीमिटिव से लेके बहुत मॉडिफाइड जो है वैरायटीज आई हैं आज तक। तो इन्होंने क्या किया कि इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी का यूज किया। फिर उन्होंने क्या किया, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। केमिकल्स का मतलब है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। इससे आप जो है काफी हद तक फेमिलियर भी होंगे, आपके खेत वगैरह होंगे तो आप देखते होंगे उनमें जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह या फिर फर्टिलाइजर्स का स्प्रे किया जाता है, ताकि उसमें जो डाइकोट्स होते हैं, मतलब कि जो अनचाहे जो उसमें वो पौधे उगाते हैं, ठीक है,
उनका तो मतलब उनको तो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो आपकी अच्छी खासी फसल रहती है वो फर्टिलाइज़र का उसके ऊपर असर नहीं होता मोनोकोट्स के ऊपर। तीसरा, यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब अच्छी खासी मैनेजमेंट प्रैक्टिस, मतलब मैनेजमेंट प्रैक्टिस से आप ये लगा सकते हो कि भाई अच्छे वो कल्टीवेटर्स हो गया उनका यूज़ किया गया, या फिर मतलब और भी जो खेतों की सिंचाई वगैरह के लिए, फसलों की कटाई के लिए या जो भी किया जाता है उनका यूज़ किया गया। ठीक है, लेकिन एग्रोकेमिकल क्या था, एक्सपेंसिव था फार्मर्स के लिए। मतलब जो डेवलपिंग कंट्री थी, डेवलप्ड कंट्री थी उनकी बात अलग है, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उनके लिए जो है ये एग्रोकेमिकल का मोस्ट ऑफ द फार्मर्स के लिए एक्सपेंसिव था, और मतलब बहुत से हार्मफुल इफेक्ट भी थे इसके एनवायरनमेंट पे। तो इसी वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप किया गया था। ठीक है, क्या क्या रीजन थे किस वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को जो है डेवलप किया गया? क्योंकि भाई जो एग्रोकेमिकल था एक तो वो सब फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो एक्सपेंसिव था उनके लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी। दूसरा कि जो ये फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गए, या फिर मतलब कुछ और भी जो यूज़ करते थे उस टाइम, करते होंगे उस टाइम पे, उनका एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट था इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, वो मतलब इस इन्वायरमेंट के हित में नहीं थे। तो फिर इस वजह से जो है मॉडिफिकेशंस हुई, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप हो गई। तो अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जीएमओ, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, इस टर्म को हम डिस्कस करेंगे। कोई भी प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, या फिर और भी बहुत सारे एनिमल्स जिनके जीन्स को अल्टर्ड किया गया है मैनिपुलेशन के थ्रू। अल्टर्ड मतलब जिसके जीन्स में चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, मतलब उनको हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मॉडिफाइड वर्ड से आप खुद ही समझ सकते हो कि भाई मॉडिफाई कर दिया हमने, चेंजेस ला दिए किसी के जीन्स में। इनको और क्या क्या कह सकते हैं, इनको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। याद रखना, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बात एक ही है। दे कंटेन एंड एक्सप्रेस वन और मोर फॉरेन जीन कॉल्ड ट्रांसजीन। ये क्या कंटेन करते हैं, एक या एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा फॉरेन जीन, जो इनके खुद के जीन्स नहीं होते। ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन किया तो अपना मटेरियल थोड़ी होगा सारा, मतलब उन्होंने क्या, मतलब जो फॉरेन जीन वो होते हैं जो किसी दूसरे का जो हम उसके अंदर मॉडिफाई कराते हैं। तो फॉरेन जीन एक या दो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनको हमने नाम दिया ट्रांसजीन। ट्रांसजीन टर्म याद रखनी है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स थे वो यूजफुल थे बहुत सारे तरीकों में। क्या क्या? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हैव रिजल्ट टू चेंज द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट क्या होता है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मॉडिफिकेशन थे क्रॉप्स में, उनके पास इतना मतलब उनका रिजल्ट कुछ ऐसा था कि जो उनकी फिनोटाइपिक होती है, कि उनकी जो अपीयरेंस है, जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, उसको भी उन्होंने मॉडिफाई कर दिया था कुछ हद तक। जैसे अब आप बहुत सी क्रॉप ऐसी होंगी जिसको आप वीट है, वीट को देख के बता सकते हो, राइस को देख के बता सकते हो, बार्ले हो गया या फिर बाजरा वगैरह, जो भी इनको एक आप देख के बता सकते हो। लेकिन ऐसा था जो मतलब मॉडिफाइड क्रॉप्स थी उसमें क्या है, उनके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी चेंज हो गई थी बहुत हद तक, मतलब कर सकते हैं ऐसा। इंक्रीज्ड टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस, मतलब इन्होंने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का एक क्या मतलब इनके बेनिफिट्स थे कि इन्होंने टॉलरेंस बढ़ा दी थी। एबायोटिक स्ट्रेस में क्या क्या आता है कि भाई जैसे कई बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, ड्रोट सूखा पड़ गया, या फिर सोल्ट मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, तो मतलब इन सब जो ये जो एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं, इसके मतलब अगर क्रॉप भाई कमज़ोर सी होगी तो ज़रा सी ठंड आते या फिर सूखा पड़ते, मतलब थोड़ी सी उसके पानी की कमी आती, वो डोरमेंसी की स्टेज में चली जाएगी और वो क्या करेगी, वहीं पे फसल खत्म हो जाएगी। लेकिन इसने टॉलरेंस बढ़ा दी थी अब प्लांट्स की। ठीक है, कि ये काफ़ी हद तक जो है इनको टॉलरेंट कर सकते थे, सहन कर पा रहे थे। रिड्यूस रियलाइंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, इन्होंने जो है केमिकल जो पेस्टिसाइड्स थे उनके ऊपर जो निर्भर थी, जो प्लांट्स या फिर फार्मर्स, इनके ऊपर इनकी रियलाइंसी बहुत हद तक, रिलायबिलिटी बहुत हद तक ख़त्म कर दी थी। पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, मतलब उस टाइम पे डिस्कवर हो गई थी। पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप क्या होती है कि भाई पेस्ट मतलब कोई भी जो ये फसलों में लग जाते, कोई भी कीड़ा हो गया कुछ भी, अगर रेजिस्टेंस मतलब होता है रेजिस्टेंट की प्रतिशोधक शक्ति। अब वो क्रॉप खुद ही ऐसी थी कि उसको वो पेस्ट जो जो भी है उस वो अटैक कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसके पास इतनी रजिस्टिविटी थी उसके अगेंस्ट।
रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब होता है कि जो हार्वेस्टिंग के बाद का जो लॉस होता है उसको भी रिड्यूस किया था। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूज बाय, जो मिनरल्स भाई अब जो कोई भी प्लांट हुआ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स तो सभी यूटिलाइज करते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया था। ये मतलब इसका क्या फायदा था, इसकी वजह से जो फर्टिलिटी थी सोइल की, जो मतलब बहुत जल्दी जिसका एग्जॉशन हो जाता था उस मतलब उसमें भी बहुत हद तक जो है मदद हुई थी। अब मतलब फर्टिलिटी जो है सोइल की वो काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी फसलों के राउंड के बाद ही थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुई होती थी, तो एफिशिएंसी मिनरल्स की बढ़ गई इसी वजह से। नेक्स्ट है एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस, गोल्डन राइस, मतलब कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है फूड की उसको भी एनहेंस कर दिया था, मतलब इंक्रीज कर दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिएशन ऑफ टेलर मेड प्लेट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज सच एज स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स टू इंडस्ट्रीज, मतलब बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव जो है रिसोर्सेज भी वहाँ मतलब डेवलप हो गए थे, जो क्या कर सकते थे, मतलब सप्लाई, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज का, जैसे कि स्टार्च हो गया, फ्यूल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स होता है कि जो दवाइयाँ वगैरह के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, उस चीज़ के लिए मतलब उसमें भी हेल्पफुल था। अब बात करेंगे बायोपेस्टिसाइड्स, जो इसमें इस पैराग्राफ में बायोपेस्टिसाइड क्या होता है, एक एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में, जो कि मतलब जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है, जो कि पेस्टिसाइड का जो यूज़ है उसको डिक्रीज कर देती है, तो इसको कहते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड क्या है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं खेतों में, तो ये जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है इनकी बदौलत जो है इनका यूज़ बहुत हद तक कम किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे बीटी कॉटन की, यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे कि बीटी कॉटन क्या है। सम स्ट्रेन्स बैसिलस थ्यूरिंजेसिस, सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी फुल फॉर्म का, बैसिलस थ्यूरिंजेसिस इसका नाम है। ये क्या प्रोटीन क्रिस्टल्स कुछ प्रोड्यूस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फेज के, अपने ग्रोथ के किसी भी पर्टिकुलर फेज में जो बीटी है वो प्रोटीन क्रिस्टल प्रोड्यूस करते हैं। जो क्रिस्टल है वो एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन अपने अंदर कंटेन करता है, जो कि मतलब बहुत सारे इंसेक्ट को मार सकता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेपिडोटेरेंस का, जिसमें कि आगे हमारा टोबैको, बडवोम, आर्मी वोम, किलोप्टेरेंस का जिसमें आ गया बेटर, एंड डाइप्टेरेंस का अगर बात करें तो उसमें आते हैं हमारे फ्लाइज या मॉस्किटो, मच्छर वगैरह जो भी हैं। तो ये जो टॉक्सिन है ये कभी भी बैसिलस को किल नहीं करता, क्यों? क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है वो एक इनएक्टिव फॉर्म में है, उसके अंदर इनएक्टिव प्रोटीन है, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट उस प्रोटीन को इंजेस्ट करता है, मतलब खाता है उस इनएक्टिव टॉक्सिन को जो अब तक इनएक्टिव है, वो जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? किसकी वजह से? क्योंकि उसको अल्कलाइन पीएच मिल गया उनके गट में, ठीक है, जो उनके क्रिस्टल्स को सोलिबलाइज कर सकता था। अब वही बात है भाई, जिसको भी उसके फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, ऑप्टिमम कंडीशंस उसको मिल जाएगी, वो वहीं पे ग्रो कर जाएगा, वहीं पे वो एक्टिवेट हो जाता है। तो सिमिलरली इस प्रोटीन के साथ भी वही था, अभी तक वो इनएक्टिव फॉर्म में था वो टॉक्सिन, जैसे ही किसी भी इंसेक्ट ने उसको इंजेस्ट किया, उसके गट में उसको वो अल्कलाइन पीएच मिल गया, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन मिल गई, वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और जिसकी वजह से उसने उस इंसेक्ट को किल कर दिया, ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है हिंस टू द सरफेस, उसकी मिड गट में वो चिपक जाता है जो एपिथेलियल सेल्स की, और मतलब छोटे छोटे पोर्स बना देता है, ठीक है, जो क्या करता है उसकी सेल की स्वेलिंग, मतलब उसको क्या कर देता है, स्वेलिंग होता है, और लाइसिस मतलब सूजन, ठीक है, ऐसे स्वेलन अप हो जाता है और उसकी जो है इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ये टॉक्सिन जो है कोड कैसे हुआ था, एक जीन नेम के द्वारा जिसका नाम है क्राई, ठीक है, क्राई जो है एक जीन नेम है, उसने इसको कोड किया था। तो बीटी टोबैको वॉज फर्स्ट कल्चर्ड टू किल हॉर्नवर्म। आपको याद रखना है कि बीटी बैसिलस थ्यूरिंजेसिस टोबैको पहला कल्चर्ड था जिसने हॉर्नवर्म को ऐसे ही किल किया था, यानी हॉर्नवर्म मेंडुका सेक्स्टा इसका नाम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दोनों ही जो है प्रोटीन याद रखने हैं, क्राई IAC एंड क्राई 2AB, ये जो दोनों हैं ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बोल वॉर्म को, जबकि क्राई 1AB की अगर मैं बात करूं तो ये कोर्न बोरेर को, ठीक है, और क्राई 3AB कंट्रोल करता है
कोलोरेडो पोटैटो बीटल, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा है लेकिन मैं एडिशनल बता रही हूँ, ऐसे कोई मतलब 2 पॉइंट ये एडिशनल है कि क्राई 3A कंट्रोल करेगा कोलोरेडो पोटैटो बीटल को, क्राई 3B कंट्रोल करेगा कॉर्न रोट वॉर्म को। जबकि ये आपके लिए मतलब ठीक है, ये आपके लिए इतना नेसेसरी नहीं है जानना। तो बहुत से स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स आइसोलेट किए गए बैसिलस थ्यूरिंजेसी से, मतलब उनकी क्रॉप के ऊपर बेस्ड, और जो टारगेटेड जो पेस्ट था उसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट भी कराया गया, ठीक है, सेवरल क्रॉप प्लांट से। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में। अब ये क्या चीज़ है, एक निमेटोड था, निमेटोड मिलियो डिजाइनी इनकोजिनेटिया, मतलब ये इस नाम का, उन्होंने इन्फेक्ट किया था रूट ऑफ टबैको प्लांट्स को, ठीक है, जिन्होंने जो टबैको प्लांट की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया था। ऑब्वियसली अगर वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है उसकी रूट को, तो वो तो बिल्कुल खराब हो जाती है ना, मतलब क्या होता है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो इट कैन बी, उसको कैसे प्रिवेंट किया गया, बाय यूजिंग RNA इन्फ्रेंस, RNAi प्रोसेस विच इज checked by silencing of specific mRNA to the complementary dsRNA। ये जो चैप्टर, ये जो कंसेप्ट था, ये शायद आपने पीछे चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ के आए होंगे। तो इसमें ये RNA इंटरफेरेंस, या फिर वो अभी चैप्टर आपके कौन से, वो बायो में क्लास 12 की बायोलॉजी में ये RNA वगैरह वाले चैप्टर, ठीक है, तो उसमें भी आप शायद पढ़ लोगे। तो ये कैसे प्रिवेंट किया गया, हाँ, RNA इंटरफेरेंस, RNA प्रोसेस विच इज चेक्ड बाय साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में, मतलब जो स्पेसिफिक, अभी मैं आपको लिख के भी नहीं बता सकती, हालांकि ऐसे समझाना मुश्किल होगा, लेकिन कोई नहीं, बायोटेक्नोलॉजी जो पीछे चैप्टर है उसका जब मेरा लेक्चर आएगा तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें मैं आपको बता दूंगी ये टॉपिक भी। तो अभी मतलब फिलहाल याद रख लो इतना इसमें कि RNA इंटरफेरेंस प्रोसेस जो कि साइलेंसिंग ऑफ, मतलब कुछ स्पेसिफिक mRNA होते हैं जिनका हम साइलेंसिंग कर देते हैं, मतलब उसका सॉरी, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सॉरी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रखते हम, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री DSRNA, ठीक है। ये जो DSRNA होता है ये बाइंड करता है और प्रिवेंट कर देता है ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, इसको ही साइलेंसिंग कहते हैं। जो मतलब ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, साइलेंसिंग। बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से निमेटोड था जो स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड, बहुत मतलब कुछ स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था होस्ट प्लांट में, विच प्रोड्यूस बोथ सेंस, जो मतलब सेंस और एंटी सेंस RNA दोनों प्रोड्यूस कर रहे थे होस्ट सेल में। तो ये दोनों RNA क्या थे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, और इन्होंने एक डबल स्ट्रैंडेड RNA बना लिया था जिसने इनिशिएट किया था RNA इंटरफेरेंस को और साइलेंस कर दिया था कुछ स्पेसिफिक mRNA ऑफ द निमेटेड। कि कौन से को साइलेंस किया था, mRNA ऑफ निमेटेड को, RNA जो मतलब कोज कर रहा था, डिग्रेड कर रहा था टबैको की रूट्स को। तो जो पैरासाइट है वो सरवाइव नहीं कर पाता ट्रांसजेनिक होस्ट में, सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम पेस्ट, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी टेक्निक थी RNA साइलेंसिंग, मतलब इंटरफेरेंस की, जिससे कि जो पैरासाइट है, यानी पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे की होस्ट की सेल्स या टिश्यू पे सरवाइव करे, वो सरवाइव ही नहीं कर पा रहे थे ट्रांसजेनिक होस्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हो गया बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। मेडिसिन में क्या क्या है, तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग्स विच आर सेफ एंड इफेक्टिव। ये मैंने आपको बता दिया था कि मेडिकल के जो फील्ड में, फार्मास्यूटिकल वगैरह की फील्ड में काफ़ी जो है बायोटेक्नोलॉजी का हाथ रहा है। इट अवॉइड्स अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कॉमनली ऑब्जर्व्ड विद सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड। मतलब कि ये बहुत से जो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं कि जो मतलब इम्यून सिस्टम के द्वारा होते हैं, उनसे क्या है अवॉइड कर सकता है, मतलब ठीक है, अवॉइड कराता है। अबाउट 30 रिकम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन, मतलब कि 30 ऐसे रिकम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स है, मतलब जो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन से यूज करके बनी है, जो कि आज तक अप्रूव्ड हो चुकी है मेडिकल की फील्ड में। 12 आर मार्केटेड, 12 तो ऑलरेडी इंडिया में मार्केट भी हो चुकी है, मतलब सप्लाई उनका चालू है।
अब बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की। ये क्या था? इंसुलिन कंटेन करता है दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, आपने पढ़ भी लिया होगा अभी तक। ये एक चेन ए और चेन बी जो कि लिंक्ड होती है एक दूसरे के द्वारा डाइसल्फाइड ब्रिजेस से, ठीक है। तो मैमल्स में अगर हम बात करें तो इंसुलिन सिंथेसाइज होता है एक प्रो हार्मोन के तौर पे। प्रो हार्मोन तो प्रो हार्मोन का मतलब होता है कि जिसको प्रोसेस्ड होने की जरूरत होती है मैच्योर बनने के लिए और एक फंक्शनल हार्मोन बनने के लिए, मतलब कि वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, एक टाइम के पीरियड लेता है वो मैच्योर होने के लिए। तो वो कंटेन करता है एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच कोल्ड सी पेप्टाइड। इंसुलिन में दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन थी, चेन ए और चेन बी, लेकिन अब क्या है, सी, एक चेन सी भी थी, ठीक है। सी पेप्टाइड जो है एब्सेंट होती है मैच्योर इंसुलिन में, लेकिन जैसे ही वो इंसुलिन मैच्योर हो जाएगा सी पेप्टाइड वहां से हट जाती है एंड रिमूव्ड ड्यूरिंग, और मैच्योरेशन के दौरान रिमूव हो जाती है इंसुलिन में। अर्लियर इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पहले की बात करें तो इंसुलिन को जो स्लोटर्ड कैटल होते हैं उनके पेनक्रियास से और पिग्स जो होते हैं वहां से जो है क्या किया जाता था, एक्सट्रैक्ट। लेकिन बट पेशेंट बिगिन डेवलपिंग एलर्जीज। अब देखो ऑब्वियसली भाई आप किसी एनिमल की बॉडी से इंसुलिन हम निकालते हैं, सबसे पहली बात तो भाई कितनी शॉर्टेज हो जाएगी अगर ऐसे ही हम निकालते रहते हैं इंसुलिन की बॉडी से, तो ये इनकी जो एक्सटिंक्ट होने का भी खतरा रहता है इन सब का। और कुछ पेशेंट जो थे एलर्जी डेवलप करने लगे थे उनसे, कि ऑब्वियसली जरूरी तो नहीं कि भाई उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा दूसरे के सेल से, कुछ टिश्यू सेल्स तो अंदर जो है मतलब ट्रांसफर होते हैं, तो इस वजह से एलर्जीज भी डेवलप करने लगे। तो उस दौरान फिर क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय आरडीएनए टेक्निक, एक आरडीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो है इंसुलिन के प्रोडक्शन की वॉज अचीव्ड बाय, इन्होंने की थी एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा, एली लिली इन 1983, याद रखना है आपको। इट प्रिपेयर्ड, इन्होंने दो डीएनए सीक्वेंस को प्रिपेयर किया कोरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, और इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने प्लास्मिड ऑफ ई कोलाई फॉर प्रोडक्शन। ई कोलाई के जो प्लास्मिड है उसमें उन्होंने क्या किया, उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। तो जो ए और बी चेन्स थे प्रोड्यूस, वो मतलब सेपरेटली प्रोड्यूस हुए, फिर उनको क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया और निकाल लिया उस जो है ई कोलाई से, ठीक है, प्लास्मिड ऑफ ई कोलाई से, बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि उससे हम ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सके, जिसको बोला गया था ह्यूमिलिन, ठीक है। ह्यूमिलिन इसका नाम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ह्यूमिलिन नाम दे दिया गया। देखो ऐसे चेन है, ये ए थी, ये बी थी, सी चेन ये रही इसकी, ये सी चेन होती है, ठीक है। लेकिन जैसे मैच्योर हुआ ये अलग अलग हुई, ये ए ये बी, ठीक है। सी चेन जो है ये सी पॉलीपेप्टाइड की ये अलग हो गई। अब बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के, मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं मतलब क्या क्या था इसमें। तो वैक्सीन प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियर से जो वैक्सीन प्रोड्यूस हुई थी जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से, उनसे उनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, या फिर सेकंड जनरेशन वैक्सीन भी उसका नाम हो सकता है। तो रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन एग्जाम्पल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन के। कौन से हेपेटाइटिस बी, रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और पोलियो की वैक्सीन, ठीक है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या थी, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट एंड नॉन मैलिग्नेंट डिसीज बाय यूजिंग स्टेम सेल्स। मतलब ये कैसे जो है किस ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया था, मैलिग्नेंट होता है जो बहुत खतरनाक होता है, नॉन मैलिग्नेंट होता है जो उससे कम डेंजरस हो, मतलब स्टेम सेल्स को यूज करके। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, इनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं। इनडिफरेंशिएटेड होते हैं कि मतलब ये आगे फर्दर मतलब एक डिफ्रेंशिएशन होता है कि भाई नॉर्मल किसी भी चीज से वो मैच्योर में हो जाए, मतलब ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं ऐसे, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन उसको बोलते हैं, ये उसका अपोजिट है। ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स में एंड कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल में ही ये डिफ्रेंशिएट होते हैं और डिवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा स्टेम सेल्स बना सके। इन सेल्स को, ये जो सेल्स हैं वो फॉर्म होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। मेनली दो टाइप के होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है। एम्ब्रियोनिक स्टेज सेल, यानी कि जो आइसोलेट हो फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अगर आपने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पढ़े हैं तो आपको ब्लास्टोसिस्ट का पता होगा। ये जो इनर सेल मास होता है ब्लास्टोसिस्ट का, वहां से उस दौरान आइसोलेट किए जाते हैं। एक होता है अडल्ट स्टेम सेल, मतलब कि जो एग्जिस्ट थ्रू आउट द बॉडी ये एग्जिस्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी, और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के तौर पे ये हमें मिलते हैं, जैसे ब्रेन वगैरह। अडल्ट स्टेम सेल्स आर यूज्ड इन मेडिकल थेरेपीज, जैसे कि एग्जांपल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट।
Stem cells can also be taken from umbilical cord blood just after birth. Stem cells को क्या है, umbilical cord होती है जो जिसको काट दिया जाता है। देखो जैसे ही फीटस की डिलीवरी होती है तो एक कोड को काटा जाता है, ठीक है, जो अटैच होती है उसे, तो उसके जो है वहां से भी स्टेम सेल्स को लिया जा सकता है। अब बात करेंगे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट्स। जीन थेरेपी एक ऐसा कलेक्शन है मेथड का जो अलाउ करती है कि जीन डिफेक्ट्स में करेक्शन हो सके, जो कि एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में या चाइल्ड में डायग्नोस होती है। अगर इसकी इंसर्ट मतलब नॉर्मल जीन को इंसर्ट करके, ठीक है, जो डिफेक्टिव म्यूटेंट अलील है, जो मतलब जिसकी वजह से डिफेक्ट हुआ है जीन में, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नॉन फंक्शनल जीन से, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990, सबसे पहले 1990 में एम ब्लीज and W.F. Andrisco of National Institute of Health attempted gene therapy on a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency. उसको एडिनोसाइन डी अमाइनेज वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो 1990 में किन्होंने एम ब्लीज और W.F. एंड्रिस्को ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये नाम नहीं दे रखा शायद, ठीक है, एक 4-year-old जो 4 साल की लड़की थी उसमें एडिनोसाइन डी अमाइनेज की डेफिशिएंसी देखी गई। तो एडीए इज कोज्ड ड्यू टू डेप्लीशन ऑफ जीन। एडीए क्यों कोज होता है? क्योंकि जब जीन का डेप्लीशन हो जाए, फॉर एडिनोसाइन डी अमाइनेज डिप्लीशन होता है कि उस जीन का मतलब विकृत हो जाना या मतलब उसकी डेफिशिएंसी कमी होना, ठीक है। इन सम केसेस इट कैन बी क्योर्ड बाय, कुछ केसेस में इसको बोन मैरो से भी क्योर किया, बोन मैरो जो ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा उससे भी क्योर हो सकता था। या फिर दूसरा कि एंजाइम रिप्लेस्ड थेरेपी बट इट इज नॉट फुली, मतलब दोनों तो ये थी, दोनों जो है केस हो सकते थे लेकिन इतने ज़्यादा फुल्ली इफेक्टिव नहीं थे। तो इसमें क्या किया गया, कुछ स्टेप्स थे। देखो लिम्फोसाइट था जो पेशेंट के ब्लड का, उसको मतलब ग्रो किया गया कल्चर में, ठीक है। और जो फंक्शनल एडीए था उसको cDNA वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लिम्फोसाइट। देखो फंक्शनल डीएनए को और जो वो डीएनए था cDNA जो उनका, उसको इंट्रोड्यूस किया गया लिम्फोसाइट में एक रेट्रोवायरल वेक्टर की मदद से। तो जो लिम्फोसाइट थे उनको ट्रांसफर किया गया पेशेंट की बॉडी में फिर। तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इज डन बिकॉज दिस सेल्स आर मोर्टल। पीरियोडिक इन्फ्यूजन क्या होता है कि भाई कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है दोबारा मतलब कुछ इनका स्पैन मतलब टाइम स्पैन होता है कि कितना होता है वो, हाँ वो 90 डेज का कुछ है, मतलब 90 दिन में एंजाइम रिप्लेसमेंट करानी होती है इसमें एंजाइम के केस में, तो ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, ये पीरियोडिक इन्फ्यूजन यही जो है प्रोसेस है कि टाइम टू टाइम वो जो है इन्फ्यूज कराना होता है बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फॉर परमानेंट क्योर के लिए क्या था, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो, जो जीन आइसोलेट किया गया बोन मैरो सेल से जो एडीए प्रोड्यूस करता है उसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही, मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भाई क्योर हो जाए, डिटेक्ट कर लो, डायग्नोस्ट हो जाए चीज़, तो परमानेंट क्योर, अदरवाइज नहीं है। कुछ और भी ऐसी डिसीज जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, कैंसर, पेरपिनोसन्स एटसेट्रा आर ट्रीटेड बाय जीन थेरेपी, उनको भी वो भी कैसे ट्रीट की गई है, जीन थेरेपी से। अब बात करेंगे मोलिकुलर डायग्नोसिस की। मोलिकुलर डायग्नोसिस में क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज इज नॉट पॉसिबल बाय कन्वेंशन डायग्नोसिस, मतलब कि बहुत अर्ली डिटेक्शन तो ये जो हमारे पुराने डायग्नोसिस वाले मेथड है उनसे पॉसिबल नहीं थी। तो कुछ टेक्निक को यूज़ किया गया अर्ली डायग्नोसिस के लिए, जिसमें सबसे पहली थी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इन द बॉडी डज नॉट अलाउ इट्स डिटेक्शन। अगर मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन है पैथोजन की आपकी बॉडी में तो ये डिटेक्शन अलाउ नहीं करते। अदरवाइज जो न्यूक्लियर एसिड होता है पैथोजन का, मतलब बैक्टीरिया भी हो सकता है पैथोजन या वो वायरस भी हो सकता है, उसका जो न्यूक्लियर एसिड होता है उसको एम्पलीफाई किया जाता है पीसीआर होती फॉर इट्स डिटेक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उसको क्या किया जाता है, एम्पलीफाइड किया जाता है, मतलब एम्पलीफाइड होता है उसकी मतलब मल्टीप्लिकेशन की जाती है बहुत सारी। इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, मतलब इसको कैसे यूज़ किया गया, HIV जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस था जो एड्स होता है जिसकी वजह से उसको सस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। इस इन सस्पेंडेड एड्स पेशेंट एंड जेनेटिक म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर और HIV के जो है डिटेक्शन के लिए मतलब इसको यूज़ किया गया था। इस PCR जो ये हमारी रिएक्शन है ये यूज़ की जाती है। दूसरा रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी,
एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए को जो है टैग किया जाता है एक रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल से, जिसको हम कहते हैं प्रोब। क्या बोला मैंने? एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डीएनए को रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल से टैग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोब। इस मेथड में एक प्रोब जो है, एक प्रोब को अलाउ किया जाता है कि वो हाइब्रिडाइज कर सके अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से क्लोन ऑफ सेल्स में। हाइब्रिडाइज मतलब क्या है कि वो उसके साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है, उसके साथ जुड़ जाए अपने जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। तो जो सेल्स हैं देन डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी, फिर सेल्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? ऑटो रेडियोग्राफी से। जो सेल्स हैं म्यूटेटेड जीन वाले वो तो ऑब्जर्व नहीं होते किसमें? फोटोग्राफिक फिल्म में, जो फोटोग्राफिक फिल्म है, बिकॉज द प्रोब वाज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि जो वो प्रोब है भाई वो तो जो म्यूटेटेड जीन है यानी जो डिफेक्टेड जीन है उसके लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था। तो जो भी म्यूटेड जीन होगा वो कभी भी ऑब्जर्व नहीं होगा फोटोग्राफिक फिल्म में, बाकी सब हो जाएंगे। तो इससे भी डिटेक्शन हो सकती है। तीसरा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे एलिसा। ये बेस होता है किस प्रिंसिपल में? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इसमें क्या होता है? इधर या तो प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस होंगी, जैसे एंटीजन कौन से होते हैं भाई? प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन एटसेट्रा। इधर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, या तो एंटीजन की प्रेजेंस डिटेक्ट होगी या फिर एंटीबॉडीज की जो उस एंटीजन के अगेंस्ट यानी उस पैथोजन के अगेंस्ट डिटेक्ट होंगे। देखो आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन, फॉरेन पैथोजन एंटर करता है, आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है भाई। या तो एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो जाएंगे आपकी बॉडी में या फिर एंटीजेंस डिटेक्ट हो जाएंगे, मतलब उसके उस पैथोजन के कुछ प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये भी एक प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। तो एनिमल्स whose DNA is manipulated to possess and express an extra gene are known as transgenic। मतलब एनिमल्स जिनके डीएनए को हमने मैनिपुलेट कर रखा है कि वो एक्स्ट्रा जीन को एक्सप्रेस करे, उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जैसे कि एग्जांपल क्या क्या लिया आज तक भी? ट्रांसजेनिक रेड्स के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए, रैबिट्स हो गया, पिग्स, शिप, काउस हैव बीन प्रोड्यूस्ड। कुछ जो है कॉमन रीजंस हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को वो कि क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए, ठीक है। ऐसे तो भाई एक्सपेरिमेंट नहीं करते कोई भी। तो स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ताकि जो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की स्टडी हो सके, मतलब कि यूजफुल टू स्टडी जीन रेगुलेशंस की, मतलब जीन का रेगुलेशन कैसे होता है बॉडी में, उनके इफेक्ट क्या है हमारे रोज की नॉर्मल फंक्शनिंग के, बॉडी की फंक्शनिंग के ऊपर, और उनकी डेवलपमेंट के बारे में इसकी स्टडी के। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर लाइक इंसुलिन, इंसुलिन की स्टडी, ठीक है, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर हो गया। दूसरा है कि डिसीज की स्टडी हो। सबसे पहला क्या था कि भाई आप नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की स्टडी कर सको। दूसरा है कि डिसीज की आप स्टडी कर सको। स्टडी ऑफ जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज इन, मतलब ऐसी कौन से जीन्स है जो ह्यूमन की बॉडी में डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर मैनी ह्यूमन डिसीज, जैसे कि कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एल्जीमर्स डिसीज, इन सब के लिए। तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इसमें क्या था? यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग इनटू ट्रांसजेनिक, मतलब बहुत से ऐसे यूजफुल मतलब लाभदायक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस्ड किए गए हैं उनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स में इंट्रोड्यूस करा के, जो पोर्शन है डीएनए का या फिर जीन का जो मतलब कोड करता है उसके लिए, ठीक है। नॉर्मल बेसिकली कोड मतलब कोड डिकोड होता है इसमें पूरी जीन थेरेपी। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही मतलब ये बायोलॉजी मतलब इसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, इसको यूज़ किया गया था एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए। एम्फीसीमा एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, आपने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्लास 11th की। तो 1997 में पहला ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम था रोजी, उसको प्रोड्यूस किया गया था, प्रोड्यूस्ड उसके थ्रू ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, ठीक है, जिसका मतलब क्या था 2.4 ग्राम पर लीटर, इतना प्रोटीन उसके पर लीटर मिल्क में था, ठीक है। तो मिल्क कंटेन्ड द ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन, ठीक है, लेक्टा एल्ब्यूमिन एंड वाज मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन बेबीज दैट नेचुरल काउ मिल्क, मतलब उसके अंदर मतलब ये इन्हेंसमेंट हुई, मॉडिफिकेशन हुई कि उसके जो है जो वो मतलब उनका जो मिल्क है उस रोजी का, उस काउ मिल्क का सॉरी उस काउ रोजी के जो मिल्क में एक या ये ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन अगर प्रोटीन है तो मतलब इसका मतलब वो न्यूट्रिशनली ज़्यादा बैलेंस्ड और बेबीज़ के लिए ज़्यादा फिट है। नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी।
वैक्सीन सेफ्टी में क्या था, ट्रांसजेनिक माइस आर डेवलप्ड टू टेस्ट सेफ्टी और मतलब वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए भाई आपने देखा होगा सबसे पहले मतलब इंसानों के ऊपर डायरेक्ट वैक्सीनेशन नहीं किया जाता, पहले ऐसे टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, जैसे पोलियो की वैक्सीन हो गया। पांचवा है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, इसमें क्या था, इसको हम और क्या कहते हैं, टॉक्सिसिटी या फिर सेफ्टी टेस्टिंग भी बोलते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी द जीन्स, मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं ऐसे जो उस जीन को कैरी करते हैं, जो कि क्या मेक देम मोर सेंसिटिव, जो उन्हें टॉक्सिक सब्सटेंस जो उनके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव और रिस्पोंडिंग बना देते हैं देन द नॉन ट्रांसजेनिक वंस, दे आर देन एक्सपोज्ड टू टॉक्सिक, फिर उनको जो है टॉक्सिक जो सब्सटेंस है उनके साथ एक्सपोज किया जाता है और उनके इफेक्ट को स्टडी किया जाता है। ये अलाउ करता है हमें टू ऑब्टेन रिजल्ट इन, बहुत कम टाइम में हम ऐसे रिजल्ट को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। आप कुछ बात करेंगे इथिकल इश्यूज की। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स, मतलब बहुत से अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है कि जो हमने सोचे भी ना हो, ठीक है, ऐसे रिजल्ट्स व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोसिस्टम। द इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने सेट की थी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है GEA, याद रखनी है आपको, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है, टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग, तो जो मतलब डिसीजंस ले सके इसके रिगार्डिंग की वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, ये आपको नाम याद रखना है यहाँ पे। देयर इज अ नीड फॉर सम इथिकल स्टैंडर्ड टू इवेल्युएट आर एक्शंस, हाँ ऑब्वियसली भाई कुछ ना कुछ ऐसे इथिकल चीज़ें, मतलब ऐसे मतलब एक लाइन सी तो भाई ड्रॉ करनी ही चाहिए कि जिससे आपको पता लगता रहे कि जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। these sets of standard that are used to neglect our activities in, ताकि इससे जो भी हम एक्शंस लेते हैं भाई, बेशक जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका भी तो मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो एक्सप्लोइटेशन ही कर रहे हैं, तो इससे कि पता लगे कि भाई कितना लॉस, मतलब कोई ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन तो नहीं होती, मतलब इस चीज़ के लिए एक ये अलग से कमेटी बनाई गई थी। तो पेटेंट क्या टर्म है, पेटेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अ पेटेंट इज अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट, मतलब ये राइट्स थे, मतलब राइट्स का सेट था एक, ग्रांटेड बाय अ स्टेट टू एन इन्वेंटर, एक स्टेट जो ग्रांट करती है एक इन्वेंटर को, इन्वेंटर मतलब जो ये साइंटिस्ट हमारा हो गए जो भी हो गए, और देयर असाइनी जो भी उनके असाइनी होते हैं, फॉर अ लिमिटेड मतलब कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इन एक्सचेंज फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एन इन्वेंशन, और किस जो है शर्त पे कि भाई जो भी आप ये काम करोगे इसका पूरा का पूरा इन्वेंशन आप पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करोगे, ठीक है, आप जो भी आपने किया उसको आप डिस्क्लोज करोगे, ठीक है, इसको हम पेटेंट बोलते हैं। पेटेंट सेटिस्फाई 3 क्राइटेरिया, इसके मतलब क्या क्या फायदे थे, नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियसनेस और यूटिलिटी, मतलब कि नॉन ऑब्वियसनेस का मतलब होता है कि मतलब ऐसा कोई भी डाउट में नहीं रहेगा कि भाई ये इतना ऑब्वियस तो नहीं था, मतलब कैसी क्या ही हो गया, यूटिलिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। बायो पिरेसी क्या होता है, बायोपिरेसी इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, जो बायो रिसोर्सेज के यूज को बाय मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा और अदर ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉपर अथोराइजेशन के, ठीक है, कंट्री से या फिर कंसर्न्ड पीपल से, विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, बिना किसी पेमेंट के भी। जनरली फाइनेंशियली रिच नेशंस आर पुअर biodiversity and traditional knowledge while developing underdeveloped nations are rich in biodiversity, जनरली ऐसा देखा गया कि भाई जो रिच नेशन है वो उनकी बायोडाइवर्सिटी में बहुत नीचे हैं, बहुत पुअर है, जबकि जो और ट्रेडिशनल नॉलेज में भी बहुत वो नीचे हैं, जबकि डेवलपिंग जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं अभी जैसे हमारा इंडिया वो रिच है, बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिच है, ट्रेडिशनल नॉलेज में रिच है, ठीक है, बायो रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो थी जो बायो रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है कैन बी एक्सप्लोइटेड, इट्स डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड यूज टू सेव टाइम, जो टाइम और एफर्ट सब कुछ सेव करता है और एक्सपेंडिचर जो खर्चा है उसको भी सेव करता है, ठीक है, उनके कॉमर्शलाइजेशन के दौरान। कुछ नेशंस थे जो डेवलपिंग लो टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। सबसे पहले इसमें क्या है, इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल, इंडियन पार्लियामेंट ने अभी रिसेंटली क्लियर किया है सेकंड अमेंडमेंट इंडियन पेटेंट बिल का। ये क्या करता है, कंसिडरेशन किस किस चीज़ की लेता है, ये मतलब कुछ ऐसे इश्यूज जो कि इंक्लूड करते हैं कि भाई पेटेंट की टर्म क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस यानी एकदम से इमरजेंसी में प्रावधान क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, ये सब था इसमें।
बासमती कंट्रोवर्सीज इन इंडिया, ये यहाँ पे कंट्रोवर्सीज इन इंडिया रिगार्डिंग पेटेंट एंड बायोप्रेसी क्या क्या था। जैसे बासमती राइस की हम बात करें तो ये एक अमेरिकन कंपनी ने ये पेटेंट राइट लिए थे बासमती राइस के ऊपर, ठीक है। बट द वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, लेकिन जो भी वैरायटीज वगैरह है वो एक्चुअली इंडियन फार्मर्स ने ही जो है ला कर दी थी, ठीक है, बासमती राइस की। पेटेंट राइट बेशक ही अमेरिकन कंपनी के पास था बासमती राइस का। टर्मरिक एंड नीम की बात करें तो मई 1995 में जो यूएस पेटेंट ऑफिस था उन्होंने ग्रांट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर को कि आप पेटेंट फॉर यूज ऑफ टर्मरिक इन वाउंड हीलिंग। वाउंड हील देखा आपने, सुना होगा कि भाई हल्दी को घाव ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका ये पेटेंट रूल था, राइट हो गया था। 1966 में अनदर पेटेंट, एक और पेटेंट ग्रांट किया गया टू द फॉर्म ऑफ WR ग्रेस एंड को बाय द यूरोपियन पेटेंट ऑफिस म्यूनिच फॉर फंगिसाइडल यूजेस ऑफ नीम ऑयल। अब नीम ऑयल का, भाई नीम भी बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है मेडिकल की फील्ड में, ठीक है। मतलब इससे भी बहुत सारे, मतलब जो स्किन की प्रॉब्लम है नीम से वो ठीक हो जाती है, तो मतलब इसके यूज़ में। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं कि भाई ये चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है। ये चैप्टर आपका जो पीछे चैप्टर होगा बायोटेक्नोलॉजी का उसके ऊपर थोड़ा सा बेस्ड है। तो इस चैप्टर में जो है काफ़ी, मतलब आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि भाई ये पूछ रहे हैं कि पहला ह्यूमन हार्मोन जो है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से जो प्रोड्यूस हुआ वो कौन सा था, तो हम पढ़ चुके हैं, वो इंसुलिन था, राइट। तो कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कौन सी होती हैं, तो वो हमारी कौन सी होती है, tDNA, ठीक है, ट्रांजिशनल DNA। और भाई कौन सा पार्ट था टबैको प्लांट का जो इन्फेक्ट हुआ था, मेलिडोगाइनिन कोग्निटिया के दौरान, तो हम पढ़ चुके हैं रूट। ये सारा एनसीईआरटी से ही तो है। मतलब देखो एक एक लाइन, एक एक चीज़ आपके एनसीईआरटी से पूछ रखी है यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से थे। माइस हम जानते हैं, चूहों के ऊपर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये है कि भाई विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1992 अ 4-year-old गर्ल विद एडिनोसाइन डियामाइनेज डेफिशिएंसी। कौन सी जो है काइंड ऑफ थेरेपी दी गई थी, जीन थेरेपी की हमने इस पूरे चैप्टर में बात की है ऑब्वियसली। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है इंडिया में वो डेवलप की गई थी किस चीज़ के लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। और मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत सारे, जैसे कि हो गया कि भाई ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप जो थी जिसने हेल्प किया था बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नाइट ब्लाइंडनेस की इन डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी थी, गोल्डन राइस। आपके एनसीईआरटी से ये, वैसे देखो एक दो एक्सेप्शंस तो होती हैं। और जैसे कि प्रोड्यूसिंग अ जाइंट माउस इन द लेबोरेटरी वाज पॉसिबल थ्रू, किसके, जीन मैनिपुलेशन के थ्रू ही। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। और ये इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।